स्टूडेंट, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। आज के वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज जितनी भी इक्वेशंस बन सकती हैं वो सारी बनाएंगे बेटा, ठीक है। तो आज देखते हैं आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल हमने जो खत्म किया था, लास्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था नंबर्स के बारे में। तो आपको होपफुली समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप मुझे कमेंट कर दें, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दें या मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। तो बेटा आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टैक्सी चार्ज वाला। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा बेटा। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, मैं पढ़ता हूं बुक से। क्या लिखा हुआ है? द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड is 105 and a journey of 15 kilometer. The charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, टैक्सी चार्ज वाला और लाइब्रेरी वाला, ठीक है। तो और फूड वाला। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे। पहले हम समझते हैं ये कहना क्या चाहता है बेटा। मैं एक टाइमलाइन बनाता हूं यहाँ पे। अब ए पर्सन है, उसे यहां से लेकर इस प्लेस से लेकर इस प्लेस तक जाना है। तो उसने किया क्या? जो टैक्सी ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि सर ए प्लेस से लेकर बी प्लेस तक, यहां से लेकर यहां तक जो चार्ज है वो फिक्स्ड है। जो यहां तक का चार्ज है वो फिक्स है कि आपको यहां तक के देने पड़ेंगे 20 रुपीज, ठीक है। यहां तक के 20 रुपीज देने पड़ेंगे। ये बात समझ आ गई है। लेकिन अगर आप बी से सी प्लेस, जो आपको यहां तक जाना है, यहां से लेकर यहां तक जाना है, तो आपको हर एक किलोमीटर का आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। आपको कुछ चार्ज मतलब एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। समझ आया आपको कि यहां से लेकर यहां तक तो फिक्स है, इससे आगे जितने भी किलोमीटर जाएगा उसे पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। और वो होगा एक्स्ट्रा चार्ज। तो ये फिक्स चार्ज में भी, इस फिक्स चार्ज में वो एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा। चार्ज क्या होगा? ऐड होगा। तो यहां पे वो कुछ ना कुछ टोटल अमाउंट पे करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक का जो चार्ज था वो था 50 रुपीज। यहां से लेकर यहां तक का जो चार्ज होता है वो फिक्स। जैसे कि आप देखो ओला उबर में जब आप बैठते हैं तो उसमें कुछ लिखा होता है कि आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा या पढ़ा होगा कि 4 किलोमीटर तक का चार्ज 100 रुपीज होगा। वो बेस फेयर होता है, उसे कहते हैं बेस फेयर। बेस फेयर का मतलब क्या है? अबे फेयर की स्पेलिंग गलत है, FARE। बेस फेयर जो है ये फिक्स्ड होता है, इसी को कहते हैं फिक्स्ड चार्ज। मतलब 4 किलोमीटर का, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मुझे जहां तक पता है 4 किलोमीटर। अब इसका मतलब होता है कि बेस फेयर फिक्स चार्ज जो है वो है 100 रुपीज। इसका मतलब यह है कि 4 किलोमीटर तक अगर आप जाते हैं तो आपको कितना रुपए देना होगा? 100 रुपीज देना होगा। अगर आप 3 किलोमीटर भी गए तब भी 100 रुपीज देना पड़ेगा। अब 2 किलोमीटर भी गए तो भी आपको बेस फेयर कितना रुपीज देना पड़ेगा? 100 रुपीज। जैसे ही आप 4 किलोमीटर से ज्यादा जाते हैं, जैसे कि आप 7 किलोमीटर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। वो एक्स्ट्रा चार्ज क्या करते हैं? कुछ भी जो उनका चार्ज होता है 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज पर किलोमीटर, वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो वो इस बेस फेयर में, जैसे कि अगर वो बोलता है कि 10 रुपीज पर किलोमीटर है तो 4 से 7 3 किलोमीटर वो और गया। जब 3 किलोमीटर और गया तो 30 रुपीज उसे और देना पड़ेगा। टोटल बिल अमाउंट जो होगा वो 130 रुपीज हो जाएगा। और उसमें कुछ मिनट चार्जेस भी होते हैं तो वो एक्स्ट्रा होगा। मैं बुकिश लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि जो आपको पेबल अमाउंट होगा वो कितना होगा? 130 रुपीज। तो आपको समझ आया कि बेस फेयर मतलब फिक्स चार्ज होता है, इसके बाद हर एक किलोमीटर का क्या होता है? एक्स्ट्रा चार्ज। तो यहाँ भी इसी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कुछ फिक्स चार्ज है वो हमें नहीं पता, और जो हमें नहीं पता तो कल हमें बताया था
उसको क्या लेते हैं x। उसके बाद उसने ये बोला है कि वो 10 किलोमीटर जाता है तो चार्ज पेड करता है 105। देखो फिक्स्ड चार्ज जो दिया उसने 10 किलोमीटर क्या है वो एक्स्ट्रा गया, 10 किलोमीटर जो गया वो एक्स्ट्रा गया, क्योंकि फिक्स चार्ज का तो उसने फिक्स रुपीस का दे दिया। जैसे मैंने बात किया यहाँ पे कि 7 किलोमीटर वो 4 किलोमीटर यहाँ तक तो गया ही गया, लेकिन वो 18 किलोमीटर गया। जब 18 किलोमीटर गया तो इसमें से क्या है 4 किलोमीटर तो पहले गया ही था, इसका 100 रुपीज उन्होंने ऐड कर दिया प्लस 18 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर जो है ये एक्स्ट्रा चार्ज से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ये होगा एक्स्ट्रा चार्ज से मल्टीप्लाई। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि अब इस क्वेश्चन के अंदर ना तो उसने एक्स्ट्रा चार्ज बता रखा है ना ही फिक्स चार्ज बता रखा है, तो हमें दोनों को क्या करना है लेट करना है। तो मैं अभी क्वेश्चन करता हूं बेटा, ठीक है, आपको इसका बेसिक समझ आ गया होगा कि किस तरीके से करना है बेसिक, ठीक है। तो हम देखते हैं, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीस, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज लेट एक्स्ट्रा चार्ज फॉर एक्स्ट्रा चार्ज फॉर पर किलोमीटर बी वाई रुपीस, ठीक है। एक्स रुपीस हो गया फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा किलोमीटर एक्स्ट्रा के लिए हो गया हमारे पास वाई रुपीस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब वो कितने पैसे ले रहा है 105, तो फिक्स चार्ज तो हमारे पास ये x हो गया, अब एक्स्ट्रा कितना चला है वो 10 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे 1 किलोमीटर का प्राइस y है, तो 10 किलोमीटर में क्या हो जाएगा 10y। अब उसने जो टोटल अमाउंट दिया है वो दिया है 105। मैंने बताया था ना जो यहाँ पे 130 रुपीज बिल बना था वो क्या बना था 30 रुपीज जो बना था वो बना था एक्स्ट्रा का और 100 रुपीज क्या था बेस चार्ज, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता कि इसमें कि x और y की वैल्यू क्या है। अब उसने आगे भी बोला हुआ है कि एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। अब 15 किलोमीटर जब गया तो उसने 155 रुपीस दिया, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया आपके पास इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में इसने आगे और भी बोल रखा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का मतलब क्या है x प्लस 25y। तो हमें उसके लिए क्या पता होगा कि हम बता सकते हैं जब x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो ये हम आगे जब करेंगे जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे। अभी हम सिर्फ मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन सिखा रहा हूं कि आप कैसे भी कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर सके बेटा, ठीक है। तो आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद देखो इसके बाद इसमें बोला हुआ है एक क्वेश्चन है 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसमें हम फॉर्म करेंगे इक्वेशन को। देखो बेटा इसमें क्या बोला है कि एक बैंक के बारे में बोला हुआ है, तो हम पहले बैंक का ही सिनेरियो देखते हैं। पहले समझ लो आपको बैंक से निकालना है 5000 रुपीज। कितने रुपीज निकालने हैं 5000 रुपीज, और आपका मन कर रहा है कि आप सिर्फ 100 रुपीज और 500 रुपीज के ही नोट निकालेंगे। कैसे निकालना है आपको 100 रुपीज और 500 रुपीज के ही नोट निकालने हैं। आप बैंक में गए और आपने बैंक के कैशियर को बोला कि मुझे 5000 रुपीज चाहिए और लेकिन मुझे 100 रुपीज का नोट और 500 रुपीज का ही नोट चाहिए। तो उसने आपको काउंट करके कितने नोट दे दिए, उसने आपको 20 नोट्स दे दिए, ठीक है। उसने टोटल दे दिए 20 नोट्स। अब 20 नोट जब उसने दिए तो हमारे पास कितने नोट होने चाहिए 5000 रुपीज। तो इसका मतलब यहां पे अब उसने ऐसा हो सकता है कि 500 के जो नोट हैं वो दे दिए आपको 5,
ठीक है, 500 के कितने नोट दिए उसने? 5। और अब 100 रुपीज के नोट कितने दिए होंगे? ये आपको दे दिए 6। अब 100 रुपीज के कितने नोट होंगे? 100 रुपीज के होंगे 20, क्योंकि ये बन गया 2000 और ये बन गया आपके पास 3000। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दे तो कितना बन जाएगा? 5000। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं बोलता हूं यहां पे कि टोटल नोट्स कितने होंगे बेटा? आप बोलोगे सर 26। कितने हैं टोटल नोट्स? 26। और ये टोटल नोट्स जो 26 हैं, इसमें कुछ नोट्स मतलब 20 नोट्स कौन से हैं? 100 के हैं। और 6 नोट्स कौन से हैं? 6 नोट्स हैं 500 के। ठीक है, रुपीस लगा लेना इसके आगे। चलो अभी तो हम समझ रहे हैं तो हम रुपीस को छोड़ते हैं। तो आपको ये समझ आ रहा है कि अगर आपको जब नोट्स की टोटलिंग करनी है तो आप करोगे क्या? आप 100 रुपीस के नोट्स को नंबर ऑफ 100 रुपीस नोट्स और नंबर ऑफ 500 नोट्स को ऐड कर रहे हो तो मिल रहा है आपको 26। ठीक है बेटा। और इसके बाद अगर आप 5000 काउंट कर रहे हो, 5000 काउंट कर रहे हो तो देखो इन नोट्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 से, और ये जो 500 के नोट्स है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 500 से, तब इन दोनों का ऐड करके आप इन दोनों का ऐड करके आप क्या पा रहे हो? 5000 रुपीज। तो बहुत बच्चों को इसमें अब मैंने आपको 50% चीज समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। 50% अब हम क्वेश्चन में समझेंगे, और मैं क्या समझाना चाह रहा था वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ बेटा। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मीना वेंट टू आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। ठीक है, She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees नोट। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि आप बैंक में गए और आपने बोला कि मुझे सिर्फ 100 और 500 रुपीस का नोट चाहिए, लेकिन इसमें 50 रुपीस और 100 रुपीस का नोट ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स। इसमें कितने थे? 26 नोट। 25 नोट्स जब उसने गेट किए तो 25 नोट्स में कुछ होंगे 100 के नोट और कुछ होंगे क्या? 50 रुपीस के नोट्स। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ये? आगे कह रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। तो हमें बताना है कितने नोट्स, जैसे कि 20 नोट्स किसके थे? 100 के थे, और 6 नोट्स किसके थे? किसके? 500 के। लेकिन इसमें हमें वही निकालना है कि 100 रुपीस के नोट्स कितने होंगे और 50 रुपीस के नोट्स कितने होंगे। तो अब क्वेश्चन हम क्या कह रहे हैं? लेट द नंबर ऑफ नोट्स इन the number of notes 50 rupees notes is X। ठीक है, और 100 रुपीस नोट्स B1। ठीक है बेटा, समझ आया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नोट्स, तो मैंने आपको बताया था कि 20 100 रुपीस वाला और 6 500 रुपीस, ये कितने नोट्स हो गए? 26। जब हम नोट की कैलकुलेशन करते हैं तो नंबर ऑफ 100 नोट्स और नंबर ऑफ 500 नोट्स को ही ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास 25 नोट्स हैं। कितने नोट्स हैं? 25 नोट्स। तो 25 नोट्स में हमारे पास 50 रुपीस के नोट्स कितने हैं? X है। 100 रुपीस के नोट्स कितने हैं? Y। तो ये आ जाएगा X + Y = 25। समझ आ गया होगा आपको? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है वो कि 200, इसके आगे कह रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीस। जब 2000 रुपीस उसने विथड्रॉल किया तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो 5000 आया था वो आया था 20 into 100 और 6 into 500। मतलब अब 100 को किससे मल्टीप्लाई किया? नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100। ठीक है, अब 500 को किससे मल्टीप्लाई किया? नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 500। इसका मतलब अब मुझे x को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 50 से। इस y को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से। समझ आया होगा आपको? अब इसे 50 कॉमन ले सकते हो आप, तो x + 2y = 2000। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो x + 2y = आ गया आपके पास 40। जब बेटा मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा
और ये दोबारा जब होगा तो आपको इतना अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा ये कि आपको लगेगा मजाक चल रहा है ये चैप्टर, ठीक है। ऐसे ही हम फिर 4th चैप्टर को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया और ये क्वेश्चन हो गया खत्म बेटा, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए खत्म बेटा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस और वो है 3.5 एक्सरसाइज के अंदर। देखो बेटा, इसमें जो क्वेश्चन है फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं इस क्वेश्चन को करने से पहले। समझ लो आपके जो एग्जाम होते हैं, समझ लो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ, ठीक है। आपका यूटी जो हुआ, यूनिट टेस्ट आपका 50 मार्क्स का हुआ। उसमें जो क्वेश्चंस थे वो थे 20, ठीक है। 20 क्वेश्चंस थे। अगर 20 क्वेश्चंस थे और या ऐसे मान लेते हैं कि 25 क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चंस थे और ईच क्वेश्चन था वो कैरी करता था 2 मार्क्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप बना लिया बेटा समझने के लिए। अगर आपने 25 के 25 क्वेश्चन ठीक कर दिए, आपने 25 के 25 क्वेश्चन क्या कर दिए, ठीक। आपने पेपर अटेम्प्ट किया और आपने 25 के 25 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर दिए, तो 25 मल्टीप्लाई 2 कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके 50 और आप टॉपर। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपने किए तो 25 क्वेश्चन थे, आपने अटेम्प्ट कितने किए, अटेम्प्ट किए आपने 25 क्वेश्चन, बट आपके जो ठीक हुए वो हुए 20। कितने हुए, ठीक 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे बता सकते हो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो गए, 5 क्वेश्चन गलत हो गए। आपके मार्क्स क्या 50 आ सकते हैं अब, मुझे बताओ क्या आपके मार्क्स अब 50 आ सकते हैं? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि 20 क्वेश्चन किए हैं तो 20 के मार्क्स कितने आने चाहिए, 40, क्योंकि आप लोग चैंपियन हो, आप लोग आसानी से बता सकते हो कि 50 मार्क्स का टेस्ट था, 25 क्वेश्चन थे, अगर 25 से 25 ठीक हो गए तो 50 मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ 50 मार्क्स तो आ ही नहीं सकते। 50 मार्क्स क्यों नहीं आ सकते यहाँ पे, क्योंकि हमारे 20 ही ठीक हुए हैं। तो हमारे कितने मार्क्स आए, 40। अब ये 40 कैसे आए हैं इसको ध्यान से समझना बेटा। जो 40 मार्क्स आए हैं, आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं 25 में से, सिर्फ 20 क्वेश्चन ठीक किए हैं। कितने क्वेश्चन किए हैं, 20 ठीक किए हैं। तो आपके पास जो 20 क्वेश्चन थे तो 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 ये कितने हो जाते, 50। अब जो रॉन्ग वाले हैं, अब रॉन्ग वाले कितने हैं, देखो ये थे राइट वाले सारे, अब ये कितने हैं रॉन्ग वाले। तो रॉन्ग वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन का लगाना पड़ेगा। रॉन्ग वाले के लिए क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन। और रॉन्ग कितने हुए, 5। तो 5 इंटू 2 तो अब कितना हो गया 50। तो मार्क्स कितना हो गए 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। कितने हो गए 40। तो समझ आ रहा है बेटा कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने राइट आंसर इतने दिए और रॉन्ग आंसर इतने दिए, तो हम क्या करते हैं, रॉन्ग आंसर के लिए हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन लगाते हैं। याद रखोगे बेटा। और जैसे कि अभी हम पैसे वाले बात कर रहे थे, जितने क्वेश्चन है और जितने मार्क्स उसे मिलते हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको याद रखना है रॉन्ग वाले के लिए माइनस लगाना है और जो राइट वाला है उसके लिए क्या लगाना है, प्लस साइन लगाना है। तो आपको ये बात समझ आई होगी बेटा। तो इसके लिए हम देखते हैं आगे, इसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। उसे 3 मार्क्स जो है वो हर एक राइट आंसर में मिलते हैं। तो 25 थे क्वेश्चन वो राइट वाले, तो 25 क्वेश्चन में उसे 3 मार्क्स मिलते हैं। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been awarded for each wrong incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो हमें तो यहाँ पता था कि 25 क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताना है, क्वेश्चन ही बताना है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हो गए, तो ये थर्ड क्वेश्चन है। तो let the number of correct questions
इनकरेक्ट क्वेश्चन इज y। ठीक है, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन कितने हो गए x और नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन हो गए y। या अच्छा मार्क्स लिखा है इसमें, तो नंबर ऑफ मार्क्स ऐसे लिख देते हैं इसको दोबारा रफ करके, तो लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी x और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, 3 मार्क्स मिलते हैं ईच राइट आंसर, मतलब अगर एक किया होगा तो 3, 2 किए होंगे तो 6, तो x किए हैं तो कितने मिलेंगे उसे 3x, और उसे मिलते हैं 40 मार्क्स। टोटल जो मार्क्स मिल रहे हैं उसे मिल रहे हैं 40, और 1 मार्क्स लॉस 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो अगर y इसने क्वेश्चन से रॉन्ग दिए हैं तो कितना होगा -1 into y। तो इसको अगर हम साइड आंसर लिखें तो 3x - y = 40। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है वो है बनेगी, उसे क्या कह रहा है, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 5 and 2 marks deducted for incorrect answer। तो हम यहाँ पे 2 मार्क्स मतलब 2y and he scored 50 and he scored 50। तो ये बन गई बेटा इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन को जब मैं कल की क्लास में बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकली और अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप इसको आसानी से क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन को। बड़ा आसान तरीके में सिखाऊंगा कल आपको। तो इस क्वेश्चन को करते हैं रफ। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैसे हम इक्वेशंस को बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो आप ये देखो, ये a एंड b प्लेस है बेटा, ये a एंड b प्लेस है, या ये 2 पॉइंट है p एंड a एंड b लिख लेते हैं। यहां पे कार p है, यहां पे कार p है, इसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। यहां पे है एक कार r, इसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। जब ये दोनों कार्स 8 AM पे स्टार्ट हुई, दोनों कारों ने चलना स्टार्ट कर दी बेटा। तो इतना जो डिस्टेंस है, इस कार की स्पीड भी अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर कर दूं और ये भी कर दूं 40 किलोमीटर पर आवर, और ये एक स्ट्रेट रोड है, मैं बोलता हूं दोनों जो कार्स हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं और सेम स्पीड पे चल रही हैं। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों कार कभी भी मिलेंगी आपस में जाके? और मैं बोलता हूं कि सिर्फ इन्हें जो जाना है वो 8 से 9 बजे तक जाना है, और मैं ये बोल रहा हूं कि 8 से 9 बजे के बीच में कोई भी दोनों कार नहीं रुकी हैं। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये दोनों कारें कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी जाके? नहीं मिलेंगे। मतलब 9 बजे तक तो नहीं मिलेंगे, आगे जाके रुक जाए तो मिल जाए। तो हो सकता है कि इसने रोक लिया और ये फिर आया, फिर ये मिल गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन 8 से 9 बजे तक अगर ये सेम स्पीड है तो ये दोनों आपस में मिलेंगी नहीं कभी आपस में, ठीक है। तो ये समझ आ गई। अगर मैं इसकी स्पीड 50 किलोमीटर कर दूं, अब भी ये रुक नहीं रहे, तो क्या 1 घंटे के बीच में ये मिलेंगे आपस में? आप बोलोगे सर नहीं मिल सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसकी स्पीड में 60 किलोमीटर कर दो, अब चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी 60 और 50, अब ये 1 घंटे के अंदर जाके मिल सकते हैं। समझ आ रहा है? अब यहां पे मैं आगे कर दूं 70 किलोमीटर कर दूं तो जल्दी भी मिल सकते हैं। अगर मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दूं तो और जल्दी मिल सकते हैं। तो आपको समझ आ रहा है कि अगर मैं जितनी स्पीड पहले वाली कार की बढ़ाऊंगा, जितनी पहले वाली कार की स्पीड बढ़ाऊंगा वो उतना ही जल्दी जाके मिलेगा, उससे। तो आपको ये समझ आ रहा होगा, जब इस कार से यहाँ पे मिल रही है तो क्या हो रहा है। जैसे कि देखो, जब ये कार चल रही है आगे और ये कार इसके पीछे चल रही है, ठीक है। तो जैसे समझ लो पहले जब स्टार्ट किया था इनके बीच में था 1 किलोमीटर का डिफरेंस। जब ये कार 1 घंटे बाद
50 किलोमीटर की स्पीड से चल गई 1 घंटे के बाद 50 किलोमीटर, और ये कार जो कार बी है अगर ये 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो ये कितना आगे चली जाएगी 100 किलोमीटर। तो आप देख रहे हो जैसे ही ये कार स्टार्ट हुई और ये कार स्टार्ट हुई, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस था वो कम होते गए। वो डिस्टेंस जैसे ये कार ये 1 मिनट में चलेगी, ये 1 मिनट जितना डिस्टेंस कवर करेगी हो सकता है ये 30 सेकंड में कर ले। जितना ये 1 किलोमीटर में करेगी 1 मिनट में करेगी, और ये जो डिस्टेंस है कितने मिनट में कर लेगी 30 सेकंड में। तो अब होगा क्या, अब जब स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर का डिफरेंस था, तो जैसे ही कार जब आगे बढ़ने लगी, आगे चलने लगी, ये कार की स्पीड ज्यादा हो गई, ये कार की स्पीड उतनी ही है क्योंकि इस कार की स्पीड 100 किलोमीटर है कार की। तो ये क्या कर देगी, ये वाली कार, ये कार तो जिस स्पीड से चल रही है, ये कार भी अपनी स्पीड से चल रही है, लेकिन कम क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, तभी तो मिलेंगे। तो डिस्टेंस कम हो रहा है। डिस्टेंस कम होने का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है, ये जल्दी मिल जाएंगे, टाइम कम लगेगा। तो हमें ये समझ आ गया कि अगर किसी की स्पीड ज्यादा है और किसी की स्पीड कम है तो उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में डिस्टेंस कम होता है। तो आपको समझ आ रहा होगा, साइंस में पढ़ा होगा आपने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। जब भी दो कार एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है, सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनके बीच की जो स्पीड है, अगर आर ए की बात करें तो उनके बीच का जो स्पीड है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो हम फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम उनके स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। आपको ये याद रखना है कि हम उनके स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। तो कार ए है और ये कार बी है, तो यहाँ पे कार 100 है, सॉरी यहाँ पे कार ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लो, कार बी की स्पीड में y किलोमीटर पर आवर मान लो। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, जब सेम डायरेक्शन में जा रही है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो अब देखो, अब ये यहाँ पे डिस्टेंस कम कर रहे थे, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है मतलब कि ए ट्रेन यहाँ पे है, एक कार यहाँ पे है और बी कार यहाँ पे है, इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 50 किलोमीटर पर आवर है। तो आप देख सकते हो जब ये दोनों एक डायरेक्शन में आ रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो रहा होगा, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो बताओ टाइम कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है, दोनों का टाइम क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। आप देख सकते हो इसका टाइम और इसका टाइम भी, या इसका ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, आपस में ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस ये यहाँ तक पहुंच गया और ये तो जल्दी मिल गई आपस में। तो जब आप याद रखना, जब अपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रैवल करते हैं कार ए और कार बी, तो इनमें क्या होता है, इनकी जो स्पीड होती है वो दोनों क्या होती हैं, ऐड होती हैं। याद रखना जब आपके पास सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो स्पीड क्या होता है, ऐड होती है। यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है अपस्ट्रीम का, अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का। डाउनस्ट्रीम में क्या है, आप स्ट्रीम के साथ ही, जैसे ये स्ट्रीम है ठीक है, और आपने कभी डाउन टू द स्ट्रीम मतलब कि क्या है कि जैसे कोई बोट है, अब स्ट्रीम की जो स्ट्रीम है उसका डायरेक्शन इधर चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और आपकी जो बोट है, बोट पे आप बैठे हुए ठीक है। तो आप देखो जब आप सेम डायरेक्शन है तो बोट पे अगर आप ऐसे आप प्रेशर लगाओ, मतलब थोड़ा सा पुल करो, तो ये बोट जो है वो जल्दी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ज्यादा स्पीड होगी उसकी, और किसी आपको इस प्लेस से पहुंचना है तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, जल्दी पहुंच जाओगे ठीक है। अभी इस कॉन्सेप्ट को ना डाउन अपस्ट्रीम से अलग रखो बेटे से, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में जाएगी, समझ आ गया। अगर अब ये जो स्ट्रीम की स्पीड थी वो इधर है और जो बोट आपको लानी है वो इधर लानी है, इस साइड लेके आना है। आप देख सकते हो कि इसकी जो पोजीशनिंग है ये इधर जा रहा है, ये अप हो रहा है, मतलब ये अप होने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रीम के अपोजिट अप। तो ये आगे केस हमारे पास अप स्ट्रीम का केस। तो अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है हमारे पास, आपको ज्यादा स्पीड, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस केस में स्पीड का क्या होता है, डिफरेंस, और इस केस में क्या होता है, स्पीड का होता है समेशन।
तो याद रखना ये आपका केस है डाउन स्ट्रीम का, अभी हम करेंगे डाउन स्ट्रीम का केस, और ये है हमारे पास अप स्ट्रीम का केस। और ये जो स्पीड होती है हमारे पास x, क्योंकि आप ही तो ये जो होता है स्पीड x जो होता है वो होता है, ये y जो होता है वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है, ठीक है। और जो x होता है वो स्पीड ऑफ बोट कह सकते हो। अगर बोट ट्रैवल करे तो बोट, अगर कोई मैन ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड ऑफ मैन हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको? तो यहाँ पे आपको समझ आया कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के डायरेक्शन में कार की बात कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे कार की बात कर रहा हूँ तो x प्लस वाई लगेगा, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो x माइनस वाई आएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा बेटा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। प्लेस A एंड B है जो एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर। A है एंड B है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है आगे, ऑन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। दो कार हैं, एक कार A से ट्रैवल कर, एक पोजीशन A से ट्रैवल कर रही है, और एक कार जो है वो B पोजीशन पे ट्रैवल कर रही है, और सेम टाइम पे, ठीक है। आगे क्या कहना चाहता है ये, सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड, दोनों की डिफरेंट है बेटा। इफ द कार, आगे क्या कह रहा है, दे मीट इन 5 आवर्स। अगर ये मीट कर रहे हैं, एक मिनट बेटा, A and B is the same time if the car travel in the same direction। अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं एट डिफरेंट स्पीड से, तो 5 घंटे में मिलते हैं बेटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, let the speed of the car, let the speed of the car A x किलोमीटर पर आवर, और कार B का जो हो जाएगा वो हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। कार A का है x किलोमीटर पर आवर और कार B का है y किलोमीटर पर आवर। तो देखो बेटा, अब ये दो चीजें हो चुकी हैं, तो हमारे पास क्या है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर। कार A की स्पीड, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों कार का स्पीड का डिफरेंस होगा, तो क्या होगा, x माइनस वाई। और कितना टाइम लग रहा है, देखो जो हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है, तो जो डिस्टेंस निकलता है वो निकलता है स्पीड इनटू टाइम से। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो गया दोनों कार का स्पीड का डिफरेंस, और टाइम कितना लग रहा है उसे, 5 आवर्स। तो 5 से कट गया ये 20 पे, तो पहली इक्वेशन आ गई x माइनस 20। इसके बाद सेकंड केस क्या कह रहा है वो, if they travel each other towards each other, मतलब दोनों एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो they meet in 1 hour। तो ये 1 घंटे में मिल रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था आपको, x प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू कितना, डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 100। तो जो दूसरी इक्वेशन बन गई यहाँ पे, वो बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये होगी इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन को आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से मैं आपको कल सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम एक लास्ट चीज देख लेते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हम करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, वो अलजेब्रिक